हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी के लिए एक स्पेशल मॉक टेस्ट। तो वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आपको जीके, साइंस, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी ऐड किया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और आपका स्कोर क्या रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि आवाज की माप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। ठीक है, यानी कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस इज, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या फिर एकॉस्टिक। तो हम जानते हैं कि जो ध्वनि की सामान्य मापन की इकाई होती है उसको डेसिबल कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल, जो कि ध्वनि की या फिर आवाज की जो है माप का मात्रक होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन गिवन है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यानी कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, उसके अंदर क्या होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोटॉन्स को खोया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को खोया जाता है, न्यूट्रॉन्स को खोया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीकरण जो है वो आपके रासायनिक अभिक्रिया होती है या फिर वो रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कि कोई भी परमाणु या फिर जो आयन होता है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को जो है त्यागता हो। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण में जो है इलेक्ट्रॉन्स को खोया जाता है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन जो है आपके एयरफोर्स और नेवी एमआर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताइए, यानी कि लेमन जो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये बताना है। ऑप्शंस हैं फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। तो हम जानते हैं कि सिट्रिक एसिड जो होता है ना, जो कि आपका एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, और ये जो है नींबू, संतरा, आंवला और जैसे खट्टे फल होते हैं ना, तो उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिक एसिड। अब देखिए दोस्तों, साथ ही जो है मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए जो है आप लोग टेक्स्ट बुक को प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों को काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही जो है यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपको बाइलिंगुअल और साथ ही जो है डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में भी देखने को मिलते हैं। और टेक्स्ट बुक के एक ही पास के अंदर जो है आप लोग सभी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए जो है मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी अंतिम अवसर सेल चल रही है, तो टेक्स्ट बुक पास की जो प्राइस है वो जल्दी ही इंक्रीज होने वाली है 1 जुलाई से। तो आपके पास में ये आखिरी मौका है, अभी आप लोगों को जो है टेक्स्ट बुक पास जो है वो काफी सस्ते दामों में देखने को मिल जाएगा। अभी जो है आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास का लाइफ टाइम जो पास है वो आपको 599 और साथ ही जो है आपको 18 मंथ्स का जो पास है वो 399 में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमारा कूपन कोड DP10 यूज करते हो तो आप लोगों को जो है यहाँ पर 10% का ऑफ भी देखने को मिल जाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग जो है Amazon पे के माध्यम से जो है अगर पे करते हो तो आप लोगों को जो है यहाँ पर 50 रुपीज तक का कैशबैक भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस मौके का फायदा उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि प्राइस जल्दी ही इंक्रीज यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो वक्त रहते जो है इसके लिए एनरोल जरूर से कर लीजिएगा। लिंक्स जो है वो आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है और कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से जो है इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में ए को जो है वो 2 से लिखा जाता है, ठीक है, और बी को जो है वो 3 से लिखा जाता है। तब आपको बताना है कि जो इस वर्ड होगा इसको किस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि आपको देखते ही यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो हम जानते हैं कि जो अल्फाबेट का जो ए होता है वो आपका 1 नंबर पे आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है उसको नंबर दिया गया है 2, यानी कि 1 बढ़ा करके जो है नंबर यहाँ पर लिखा गया है।
ठीक उसी प्रकार से अल्फाबेट में बी जो है ये 2 नंबर पे आता है, लेकिन इसको भी जो है एक बढ़ा करके लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर +1 करके इसको 3 लिख दिया है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जो है हम फेस में भी करेंगे। तो देखिए फेस को किस टाइप से लिखा जाएगा, जो भी इसमें लेटर दिए हुए हैं उसमें जो है इन लेटर्स का जो नंबर होगा उसमें एक जो है हम बढ़ा करके लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि F जो है वो 6 नंबर पे आता है, लेकिन इसमें हम जो है +1 इंक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, उसी प्रकार से A में भी जो है +1 इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 2। C जो कि 3 नंबर पे आता है, लेकिन इसमें +1 करेंगे तो ये होगा 4, और E जो कि ये हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 7 2 4 6। ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर गिवन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 2 4 6। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको कोडिंग डिकोडिंग का ही दिया हुआ है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी विशेष भाषा में जो है फ्लावर वर्ड को लिखा जाता हो इस टाइप से, तो आपको ये बताना है कि उसी कूट भाषा में जो है नॉर्मल को किस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लावर को लिख लेते हैं। तो ये हो गया FLOWER। ठीक है, अब देखिए फ्लावर को किस टाइप से लिखा जा रहा है ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको लिखा जा रहा है HLQWG और R से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर चेक करें कि इसमें हुआ क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा कि F जो है वो अल्फाबेट में 6 नंबर पे आता है और H जो है वो 8 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है। ठीक है, फिर देखिए L को जो है L ही लिखा गया है, यानी कि +0 हुआ है यहाँ पर, यानी कि कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है। फिर देखिए O जो है ये आपका 15 नंबर पे आता है और Q जो है ये 17 पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 2 किया गया है। फिर देखिए यहाँ पे प्लस का 0 हुआ है। फिर देखेंगे अगर आप लोग E से G, तो E 5 नंबर पे और G 7 नंबर पे आता है, यानी यहाँ पे भी +2 हुआ है। और फिर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे प्लस का 0 हुआ है, यानी कि आपको एक चीज समझ में आई होगी कि आपको शुरू करना है +2 से, फिर +0, फिर +2, फिर +0, फिर +2 और फिर +0। इस टाइप से जो है आपको सीरीज को आगे बढ़ाना है। तो सिंपली जो है अब आप लोग नॉर्मल के लिए बता सकते हो कि नॉर्मल को किस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं तो नॉर्मल को कैसे लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लस का 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि n जो है वो 14 नंबर पे आता है और +2 करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 16 हो जाएगा, यानी कि 16 नंबर पे आता है p। ठीक है, अब देखिएगा o, इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे। r से जो है अगर +2 करेंगे तो r 18 पे और t 20 पे। ठीक है, फिर m सेम टू सेम आ जाएगा। a से अगर +2 करेंगे तो यहाँ पे c आएगा और l को जो है हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया, POTMCL। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको कहाँ दिया हुआ है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर जो है आप लोगों को सीरीज का एक काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन गिवन है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन सा विकल्प जो है वो दी गई श्रृंखला को पूरा करता है, यानी कि ये जो सीरीज आपको गिवन है इसको जो है पूरा करना है, आपको ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे सीरीज को नोट डाउन करेंगे। तो 4/9, फिर आगे दिया हुआ है 9/20, फिर अगला आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, और अगला सीरीज आपको दिया हुआ है यहाँ पर 39/86। तो अगर आप ऊपर की ओर देखोगे सबसे पहले तो ये 4 से 9 की ओर गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या हुआ होगा कि अगर 4 को जो है हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें और उसमें साथ ही जो है +1 ऐड कर लें। ठीक है, तो देखो 4 को अगर जो है मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 8 होगा, 8 में जो है हम +1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा देखिए, तो 4 को जो है हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 8 और +1 करेंगे तो 9। ठीक है, उसी प्रकार जो है अगले में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देखिए 9 को भी जो है मल्टीप्लाई बाई 2 और +1 करेंगे। ठीक है, तो 9 दूने 18 और एक ये क्या हो जाएगा 19। ठीक है, यहाँ पे 19 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे भी हमें चेक करना है कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 19 × 2 38, 38 और 1 39। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है ऊपर मिल चुका है 19। अब देखिए नीचे क्या हो रहा होगा, तो नीचे अगर हम यहाँ पर देखें तो 9 दूनी 18, ठीक है, और +2 कर लेंगे इस बार हम यहाँ पर तो 20 हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो है हम यहाँ पर भी क्या करेंगे × 2 + 2। ठीक है, तो 20 दूने 40
प्लस 2 42 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 42। अगले में भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो 42, ठीक है, इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, तो 42 इंटू 2 क्या हो जाएगा 84, 82, 4 प्लस 2 86, यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 19/42। अब देखिए 19/42 जो है कहाँ दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है रिपीट भी होता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है जो कि एनालॉजी का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार बिल्ली का संबंध है पंजा मारना से, ठीक उसी प्रकार से जो है बकरी का संबंध यहाँ पर इसके साथ होगा। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं खुर मारना, सींग मारना, पूंछ या फिर चमड़ा। तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार बिल्ली का पैर जो है उसको मारने को हम बोलते हैं पंजा मारना। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से बिल्ली पंजा मारती है ठीक उसी प्रकार से जो है बकरी के पैर के मारने को जो है खुर मारना कहा जाता है, यानी कि हूफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको स्पेशली एयरफोर्स एग्जाम में देखने को मिलता है और ये काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप लोग जो है इजीली इनको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का, और ये क्वेश्चन भी जो है काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 था उसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता शब्द को जो है जोड़ा गया था, और साथ ही साथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन भी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि रोल इन, ये जो वर्ड है ये जो है किसमें प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फिर गोल्फ। मैं आपको बता दूं कि चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, नेवी का हो या फिर कोस्ट गार्ड का, आपको जो है स्टैटिक जीके का जो स्पोर्ट्स का टॉपिक है वहां से क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर रोल इन की बात हो रही है, तो रोल इन जो है वो आपके एक सिंपल एक्सरसाइज की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो कि हॉकी के खिलाड़ियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज से जो है नशे में जो खून का जो दबाव होता है और साथ ही जो है हड्डियां, फाइबर भी वगैरह सही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोल इन वर्ड है ये आपके हॉकी में यूज होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गिवन है कि निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के जो है किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर जो है तांबे के सिक्के चलाए थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपीएससी लेवल तक पूछा जाता है, यानी कि सीडीएस एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि कौन सा सुल्तान था तुगलक वंश का जो कि चांदी के सिक्कों के स्थान पर जो है उसने तांबे के सिक्के चलाए थे। तो आई होप कि आप लोगों को जो है इसका आंसर पता होगा। ऑप्शंस हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर महमूद तुगलक। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चांदी के सिक्कों के स्थान पर जो है सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, इसके रूप में जो है तांबे के सिक्के चलवाए थे, और वो जो है सोने और चांदी जैसी जो कीमती धातुएं थी, ठीक है, उनको नष्ट होने से बचाना चाहता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि तांबे के जो नकली सिक्के आए थे, तो इस योजना जो ये थी ये उसकी असफल हो गई, यानी कि सफल नहीं हो पाई, क्योंकि लोग जो है वो घरों में ही जो है तांबे के सिक्के बनाने लग गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है उसकी योजना असफल साबित हो गई थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी, यानी कि आर्य समाज जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था। ऑप्शंस हैं राजा राममोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर एनी बेसेंट। आई होप कि सभी को जो है इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 1875 में जो है बंबई के अंदर, ठीक है, 1875 में बंबई के अंदर जो है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, और साथ ही जो है उन्होंने वेदों की ओर लौटो ये नारा भी दिया था, और इसके अलावा उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी
सत्यार्थ प्रकाश, तो इसका भी आप लोग जो है नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपको रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट का एक क्वेश्चन दिया गया है और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दिन गणेश जो है वो अपने घर से निकल करके 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जो है साइकिल से चलता है, फिर दाईं ओर घूम करके जो है वो 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूमते हुए जो है वो 10 किलोमीटर चलता है और अंत में जो है बाईं ओर घूमते हुए 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो गणेश को जो है अपने घर सीधे पहुंचने के लिए जो है कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन को जो है पॉज करके जो है आप लोग इसका सॉल्यूशन बना सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि इसका आपका आंसर जो है वो सही हुआ या गलत। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक दिन गणेश जो है वो अपने घर से निकल करके 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिशाएं किस टाइप से होती है। तो इतना तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है आपकी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट दिशा होती है, ठीक है। तो अब बोला है कि 10 किलोमीटर जो है गणेश दक्षिण दिशा में चला, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये उसका घर था, ठीक है, और यहां से ये जो है 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ये हो गई 10 किलोमीटर। अब ये यहां पर पहुंच गया। अब क्या बोला जा रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ते हुए 5 किलोमीटर चलता है। अब यानी कि यहां से जो है दाईं ओर मुड़ेगा तो ये जो है वेस्ट की साइड जाएगा, ठीक है। तो ये अब चला कितना, ये चला 5 किलोमीटर। चलिए ये हो गया 5 किलोमीटर। उसके बाद बोला जा रहा है कि फिर जो है दाईं ओर घूमते हुए 10 किलोमीटर चलता है। अब वापस जो है दाईं ओर घूमेगा, यानी कि नॉर्थ की साइड, और ये जो है वापस यहां तक आएगा और ये टोटल डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अंत में वो जो है बाईं ओर मुड़ता है और साथ ही जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब जो है वापस वो बाईं ओर मुड़ेगा और फिर से जो है 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यानी कि 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर बोला है ना, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर डिस्टेंस वापस। चलिए अब यहां तक पहुंच गया। अब बोला गया है कि गणेश को जो है अपने घर सीधे पहुंचने के लिए, यानी कि कहीं मुड़ना नहीं है, सीधा पहुंचने के लिए जो है उसको कितनी दूरी तय करनी होगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर है अभी, ठीक है, और अगर ये आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब उसको सीधा घर पहुंचना है, यानी कि इस डिस्टेंस को जो है कवर करना होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप लोग नीचे देख सकते हो कि यही डिस्टेंस जो है वो नीचे जो है ऊपर होगी, यानी कि ये अगर नीचे 5 है तो यहाँ पर भी 5 किलोमीटर होगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, यानी कि टोटल हो गई आपकी 15 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है 15, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 किलोमीटर, ठीक है। दोस्तों इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी जो है मैं आप लोगों को आगे के जो रागा के प्रैक्टिस सेट होंगे उसके अंदर कराऊंगा, ठीक है। लेकिन ये भी काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी की जो आयु है वो 32 वर्ष थी जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ, ठीक है। जब उसका बेटा 7 वर्ष का था तो उसकी पत्नी की आयु जो है वो 35 वर्ष थी। तो माता और पिता की जो आयु का अंतर है वो कितना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आदमी का बेटा जो जन्म हुआ था तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी, तो उसकी उम्र थी 32 वर्ष, ठीक है। यानी कि मैन, इसको मैं मैन लिख लेता हूं एम, तो इसकी उम्र थी कितनी, 32 वर्ष थी, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि आदमी की उम्र जो है वो 7 वर्ष के बेटे के समय, ठीक है, कितनी हो जाएगी, जब 32 थी उस टाइम, तो अब 7 वर्ष बाद, ठीक है, 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो हम इसको में 7 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 7 ऐड हो जाएगा तो 32 प्लस 7 कितनी हो जाएगी, 39 ईयर, ठीक है, यानी कि 39 वर्ष हो चुकी है। अब पूछा जा रहा है कि उसकी पत्नी की उम्र यहां पर जो है हमें बता दिया गया है कि 35 वर्ष है, ठीक है। कितनी है पत्नी की उम्र, 35 वर्ष, 35 वर्ष दिया है। अब ध्यान से समझिएगा, तो माता और पिता के उम्र का अंतर कितना हो जाएगा, वर्तमान में जो है ये 35 वर्ष है और अब ये वर्तमान में 39 वर्ष है पिता। तो अब देखिए आप लोग अंतर निकाल सकते हो, 39 माइनस 35, यानी कि सिंपल सी बात है कि अंतर जो है वो है 4 वर्ष का, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन डी के अंदर। तो काफी सिंपल सा सवाल था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, समझ लीजिए।
तो बोला गया था कि आदमी की आयु जो है 32 वर्ष थी जब बेटे का जन्म हुआ, ठीक है, यानी कि उसकी उम्र थी 32 वर्ष। अब बोला गया कि 7 वर्ष जो है जब हुई थी उसके बेटे की उम्र, तो उस टाइम उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो हम जो है 32 में 7 को ऐड कर लेंगे, यानी कि उस आदमी की जो वर्तमान उम्र है वो 39 वर्ष है, ठीक है, और जो पत्नी की उम्र है वो 35 वर्ष है। तो पूछा जा रहा है कि पति पत्नी यानी कि जो माता पिता है उनकी आयु का अंतर कितना है, तो हम क्या करेंगे 39 माइनस 35 कर देंगे, यानी कि 4 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपको रीजनिंग का एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि गणितीय संक्रियाएं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि P का अर्थ हो घटाव, Q का अर्थ हो भाग, R का अर्थ हो जोड़ और S का अर्थ हो गुणा, तो इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करके बताइए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है हम सबसे पहले साइन को चेंज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम साइन को चेंज करें तो देखिए क्या हो जाएगा 15, फिर Q को क्या बोला गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो Q का अर्थ है भाग, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। फिर देखिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस 24, फिर आएगा माइनस, और फिर देखिए यहाँ पर S को जो है मल्टीप्लाई बोला गया है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए इसको जो है बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, ठीक है, क्योंकि 5 थी 15। अब देखिए ये आपका हो जाएगा प्लस का 24 और ये माइनस का 24, ठीक है, क्योंकि इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे आप तो 24 आ जाएगा। अब देखिए प्लस का 24 माइनस का 24 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार जो है वो एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जो है 8 घंटे में तय करती है, और इसी दूरी को जो है 5 घंटों में तय करने के लिए उसकी जो चाल होगी वो कितनी वृद्धि होनी चाहिए ये बताना है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड तीनों एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और मैथ से जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो दूरी है वो कितनी है x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। मान लेते हैं कि दूरी जो है वो x किलोमीटर है, ठीक है। तो हमने माना कि दूरी जो है वो हो गई x किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला है कि एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 बराबर x बाई समय क्या है, समय अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 8 घंटा दिया हुआ है, तो आ जाएगा बट्टे में 8, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर, अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 8 पंजे 40, यानी कि 400 किलोमीटर, ठीक है। हमारे पास में x की वैल्यू आ चुकी है 400 किलोमीटर। अब देखिए 400 किलोमीटर की दूरी को जो है 5 घंटे में तय करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए जो है इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो देखिए कि 400 किलोमीटर की दूरी को जो है 5 घंटे में तय करने पर चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो दूरी अब हमारे पास कितनी है 400, ठीक है, और बट्टा समय कितना है 5 घंटे में तय करना है अब, ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब ये पूछा है कि चाल में अंतर कितना, ठीक है, तो चाल में अंतर कितना हुआ, तो अगर आप लोग देखेंगे तो अभी 80 है, पहले कितना था 50, तो अगर आप लोग अंतर निकालोगे तो 80 माइनस 50 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा कितना 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर जो है आपका आंसर आ चुका है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन है परावर्तन, परिकिरणन, परिक्षेपण या फिर अपवर्तन। तो देखिए कि टिंडल प्रभाव जो होता है ना ये प्रकाश के परिकिरणन से संबंधित होता है, ठीक है। और टिंडल प्रभाव किसको बोलते हैं तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो किसी भी कोलाइड में जो है उपस्थित कणों के द्वारा जो प्रकाश का परिकिरणन होने की जो परिघटना या फिर घटना होती है ना उसी को जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। और इस जो प्रभाव का नाम है वो जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिंडल प्रभाव, जो कि आपके प्रकाश के परिकिरणन से संबंधित है, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे देखिए मैथ्स का जो है आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज वाले चैप्टर से जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक धनराशि की साधारण ब्याज की जो 8% वार्षिक दर पर जो है 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता की जो राशि है वो क्रमशः 1120 रुपए और 1184 रुपए है। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1184 माइनस 1120 कर लेंगे तो हमारे पास में ब्याज आ जाएगा। फिर उसी ब्याज को जो है हम 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, तो 5 वर्ष का ब्याज आने के बाद में जो है हम सिंपल इंटरेस्ट को निकाल करके जो है मूलधन निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक वर्ष का ब्याज कितना होगा ये देखना है, क्योंकि 5 और 6 वर्षों के लिए बोला है ना। ठीक है, तो हमें जो है एक वर्ष का ब्याज यहाँ सबसे पहले निकालना है। ठीक है, तो एक वर्ष का ब्याज, तो एक वर्ष का ब्याज जो है कैसे निकाला जाएगा यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो परिपक्वता की राशि जो है ना वो क्रमशः 1120 और 1184 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1184 में से जो है 1120 को घटा लेंगे, जिससे कि हमारे पास में एक वर्ष का ब्याज आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1184 माइनस 1120, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास में 64 रुपए जो है ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक वर्ष का ब्याज कितना है, 64 रुपए। ठीक है, तो 5 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा, 5 वर्ष का इंटरेस्ट हो जाएगा 64 इंटू 5। ठीक है, तो 64 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 320 रुपए, यानी कि 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 320 रुपए हो गया। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका PRT अपॉन 100। ठीक है, ये होता है ना। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये SI इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा अपना R इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 5 वर्ष का, तो देखिए यहाँ पर 320 आ चुका है, तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं 320 गुणे ये हो जाएगा आपका 100 बट्टा में जो है 8 गुणे 5। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 800 रुपए। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है आपको पूरी कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है वो काफी ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 800। ठीक है, आप लोग जो है इसको सॉल्व करके भी चेकआउट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि 15 आदमी एक काम को जो है 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी इसके दोगुने काम को जो है समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे। ठीक है, तो समय और काम के चैप्टर से भी जो है क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर देखने को मिलता है, तो काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, आप लोग आराम से इसको जो है कर लोगे। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 15 आदमी जो है एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी 15 आदमी जो है वो किसी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 आदमी जो है इसके 2 गुना काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है M1D1 अपॉन W1। ठीक है, और इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बोला है कि 15 आदमी। ठीक है, तो M1 मतलब कि 15। ठीक है, और डे कितने हैं 20 दिनों में, चलिए 20 और किसी एक काम को। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपना 1। अब देखिए अगले में बोला है कि 10 आदमी। ठीक है ना, और अब हमें जो है डे कितने लगेंगे यही निकालने हैं, तो D2 अपॉन 2 गुने काम को, है ना, तो ये हो जाएगा 2। चलिए वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा ये आपका 15 इंटू 2 इंटू 2, चलिए 15 दूने 30, 30 दूने 60। ठीक है, आंसर आ गया 60 दिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पिता अपने बेटों जैसे कि नाम दिए हुए रामू, श्यामू और धामू, ठीक है, इनमें जो है अपनी धनराशि क्रमशः 7:5:9 के अनुपात में बांट देता है। ठीक है, यदि धामू को मिली जो धनराशि है वो श्यामू से 120 रुपए अधिक है, तो आपको ये बताना है कि रामू को मिली राशि कितनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो धनराशि है, ठीक है, धन राशि जो है वो कितनी हो गई, हम मान लेते हैं कि 7x, 5x और 9x है। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि धामू को मिली धनराशि माइनस हो जाएगा आपका किसमें,
शामू को मिली धनराशि। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो गैप दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 120 रुपए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या था, धामू को मिली धनराशि, तो धामू कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप लोग देखोगे तो 9x, क्योंकि धामू जो है वो सबसे लास्ट में नाम आया है। ठीक है, यहाँ पर तो इसका 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्वेश्चन में जो क्रमशः आया है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस, अब है शामू को मिली धनराशि। ठीक है, गैप किसके बीच में है, धामू और शामू के बीच, तो शाम इसका क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू किसके बराबर है, 120 के बराबर। ठीक है ना, अब देखिए क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जो है आपके पास में आ जाएगी 30। ठीक है, अब 30 को जो है हम किसके साथ में रखेंगे, रामू को मिली धनराशि, तो रामू को कितनी धनराशि मिली है 7x। ठीक है, तो 7x था ना, तो इसमें जो है x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 7 इंटू 30। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 21, यानी कि 210। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 210। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी गैस जो है वो अजनबी गैस कहलाती है। ठीक है, एयरफोर्स और साथ ही जो है कोस्ट गार्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अजनबी गैस पूछी जा रही है, ऑप्शंस हैं जिनोन, नियोन, क्रिप्टॉन या फिर आर्गन। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जिनोन। देखिए जिनोन जो है ये आपका एक रासायनिक तत्व है जिसको कि अनोखी गैस या फिर अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो इसका परमाणु क्रमांक होता है ना वो 54 होता है, और इसका उपयोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी जो है अक्सर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसका उपयोग जो है वो फ्लैश लैंप और आर्क लैंप वगैरह में किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर केरल। तो जो भी आपका राइट आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।